गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। जो लोग कनेक्ट हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं प्लीज़ आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। देखो भाई, किरण यादव क्लियरली कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई अपनी एज नहीं बताएगा। देख लो भाई, एज यहाँ पर नहीं बता सकता कोई भी। तो अगर किसी ने पूछा है कि कोई सब लोग अपनी अपनी एज बताओ, ये कौन था ये बच्चा जो कह रहा है कि 26 प्लस कौन है? क्या करना तुम्हें? मैट्रिमोनियल साइट में अपने फोटो लगवाने तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो 26 प्लस कौन कौन है यहाँ पे? मतलब इरादा क्या है तुम्हारा? तुम यहाँ पे साइट पे आए हो पढ़ने के लिए, तुम ये जानने के लिए कि किस किस की शादी होने वाली है, कहाँ कहाँ से कार्ड मिलने वाला है तुम्हें? क्या इंटेंशन है तुम्हारा बताओ? देखो किरण ने कहा सर मैंने ऐसे ही बोला। तुमने बिल्कुल सही बोला किरण, मैं तुम्हारे फेवर में हूं इस टाइम में। देखो भाई, आपको क्लॉक कैलेंडर का पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा सौमित्र जी, अगर आप कहेंगे तो। मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आता है टॉपिक, मैं करवा दूंगा आप लोगों को। क्यों टेंशन ले रहे हो? सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज तो तुम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। वैसे शिकायत मेरी 1-2 क्लास में ख़त्म हो गई थी तुम लोगों की, लेकिन आज देखो बिल्कुल टाइम पे आके तुम्हारे और भी शिकायत को मैंने ख़त्म कर दी है ना। अच्छा, मैंने जैसे लास्ट टाइम ही मैंने आप लोगों को कहा था, परसों की क्लास में क्लियरली मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस वीक दिल्ली में हूँ, इसलिए मेरी लगातार क्लास हो गई है ऑलमोस्ट, कल को छोड़कर। कल मैं नहीं आया था ड्यू टू सर्टेन रीज़न। बाकी इस वीक में मैंने पूरी क्लास ली है, लेकिन क्लास का शेड्यूल जो है वो वही रहेगा, याद रखिएगा, संडे, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि यही 3 दिन मैं दिल्ली में हूँ, और जब मैं दिल्ली में रहूँगा तभी क्लास हमारी हो पाएगी। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे मेरी क्लास होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम लोग परेशान हो जाना, अरे सर उस वीक में तो आपने पूरी क्लास दी थी और तुम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में एकदम मैनेजमेंट वालों को परेशान कर दो, तो ऐसे मत करना। किरण यादव कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, आपने जो ट्रिक बताया था लेटर सीरीज़ में मैंने क्वेश्चन कर लिए, थैंक यू सो मच यार। वीडियो चल रही है? बिल्कुल चल रही है। ओहो, नाम देखो ना भाई, बागी बलिया, कैसे कैसे तुम लोग मतलब ऐड रखते हो तुम लोग। अच्छा, राजेश कह रहे हैं सर आपसे रिलेटेड एक क्वेरी था। बिल्कुल पूछो भाई, जब तक मैं कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, क्लास इमीडिएट स्टार्ट करेंगे हम लोग 1-2 मिनट में, टेंशन नहीं लेना। बात करना भी ज़रूरी होता है कई बार, है ना। थैंक यू सर, दिल से आपको मेरा सादर सादर प्रणाम है आपको। किरण यादव थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। राम अवतार सिंह गुड आफ्टरनून। जल्दी से पूछ लो राजेश, क्या पूछना है? बकवास कम करो अमन। देखो अमन क्या लिख रहा है, सर नहीं गुरुजी, 26 प्लस एज वाले हम 7 ग्रुप बनाकर पढ़ लेते, बिकॉज चांसेस कम रह गए। ऐसा कुछ नहीं है, बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी पॉजिटिव इन लाइफ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में मैंने देखा था कि कहाँ फ्रांस या आर्मी के सेना में एक कैरी नाम का एक बंदा था, कैरी KAIRY था, बेसिकली कैरी था। तो वो बहुत ही बढ़िया शूटर था, लेकिन एक युद्ध के दौरान ग्रेनेड फेंकने में उसका हाथ जो था, राइट हैंड, वो उसका खराब हो गया। अभी 26 प्लस वाले अमन बस के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब उसको क्या करना था? या तो अपने आप को मान लेना था कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर उसको यह करना था कि उसके पास जो चीजें थी, यानी जो लेफ्ट हैंड उसके पास रह गया था, उससे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ानी थी। उसने क्या किया? पहला वाला रास्ता नहीं चुना जो इजी था, कि भाई मैं चुपचाप से अपनी जिंदगी को अब निकालनी चाहिए, एक बंद कमरे में चले जाना चाहिए, दुनिया से कट जाना चाहिए। उसने अपने आप में फैसला लिया कि जो मेरे पास है, जो मेरा चला गया उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उसके लिए अब हमें मेहनत करनी है।
और गुमनामी में पूरी तरह से वो तैयारी में लग गया उसी दिन से। उसके बाद ओलंपिक हुआ। ओलंपिक में जब गया वो, तो उसके साथ वाले जो लोग थे ना, उन लोगों ने उसको हक किया और हक करके कहा कि आप इतने बड़े शूटर हैं और आप यहां पर आए हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद है। उसने कहा कि मैं आपका हौसला अफजाई के लिए नहीं आया हूं, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूं। और उस ओलंपिक में गोल्ड किसको मिला? जिसके पास एक हाथ नहीं था। वन मैन वाला जो था, वन हैंड मैन जो था, उसको मिला। फिर 4 साल के बाद 1938 में 40 में ओलंपिक्स होने वाले थे 4 साल के बाद, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1939 में जो स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। अब होना था 48 में, 44 के बाद 48 में। 48 तक उसकी एज कितनी हो गई? 42 साल का वो हो गया। वो 42 साल का हो गया। वो क्या करना था? उसको छोड़ देना चाहिए था। एज ज्यादा हो गई, अब क्या करेंगे, सारे यंगस्टर आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, लेकिन वो करता रहा प्रयास। और जब 48 में भी नहीं हुआ ओलंपिक, किसी रीजन से कैंसिल हो गया, फिर वो पहुंच गया 52 में, 52 में। उस टाइम तक क्या करना था उसकी एज 50 साल ऑलमोस्ट हो गई थी, 50 क्रॉस कर गई थी। क्या करना था उसको? छोड़ देना चाहिए था उसको, लेकिन फिर भी वो कोशिश में लगा रहा। और उस साल भी गोल्ड मेडल किसने जीता? उसी वन हैंड मैन ने। तो अमन, ये चीजें जो है ना, बड़ी मन का खेल है भाई। 26 है ना, जी जान लगा दो इस बार कि भाई 1 साल का टाइम मेरे पास है ना, मैं कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं एग्जाम निकाल के रहूंगा। मैं जिद है मुझे अपने कंपटीशन को क्लियर करने की। ये तुमने ठान लिया ना भाई, तुम कुछ भी कह लो भाई, तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। तो ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से इंसान जीतता है, मन से ही हारता है। एक बार आपने डिसाइड, देखो कितना बढ़िया दिल्ली कैपिटल्स कितना बढ़िया खेलता हुआ आया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग के सामने आकर अपने आप को पहले वो डिमोटिवेट हो गया, अपने आप को कर लिया कि यार मैं इसको नहीं जीत पाऊंगा। क्या था भाई, मन से जीता हुआ था इंसान तो जीत रहा था, मन से हारा, कल के मैच में आप देखो टीम हार गई भाई। तो ये हमारे रियल लाइफ में भी बच्चे होता है, ये चीजें हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होगा। तो जिद करना है भाई किसी चीज को पाने की, किसी चीज को, मतलब कटरीना के लिए नहीं। सर ने कह दिया था जिद कर लो कटरीना के लिए, कटरीना मिल जाएगी, सलमान खान छोड़ेगा नहीं फिर तुम्हें, वो नहीं, जिद करियर की है ना। इंस्पेक्टर लगाना है अपने आप को, 3 स्टार शोल्डर पे आने हैं मेरे, चाहे कैसे भी आए भाई। तो जी जान झोंक दो अपना, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तुम्हें पढ़ना पड़े, पढ़ो ना यार। कितने एग्जाम्पल तुमने आज की डेट में सुन लिए कि एक बच्चा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया? एक एग्जाम्पल नहीं सुना होगा तुमने, बट यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल कि ये बच्चा पढ़ते पढ़ते एग्जाम को क्लियर कर गया। ये हार्ड वर्क से आज इंस्पेक्टर बना है, ये हार्ड वर्क से आईएएस के एग्जाम को निकाला, ये हार्ड वर्क से पीसीएस के एग्जाम को क्लियर किया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें मिलेंगे। एक कांस्टेबल था और डीएसपी के एग्जाम को निकाला, एक कांस्टेबल था वो एसआई बन गया, एक कांस्टेबल था वो इंस्पेक्टर लग गया। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल यू कैन फाइंड। क्या है भाई? मन का खेल है। आशीर्वाद है तुम सभी लोगों को भाई, आशीर्वाद है कि तुम लोग पढ़ाई करो और निकालो अपने एग्जाम को। ठीक है भाई। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक टॉपिक के बाद ब्लड रिलेशन करवा दो। बिल्कुल भी नहीं आता है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें नौकरी दिलवा देगा? क्या सोचकर तुमने ये बात कही? खून के रिश्ते तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे? चलो अब पढ़ाई करते हैं हम लोग। सर मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि आप जैसे रीजनिंग टीचर मिले हैं, इसलिए दिल से थैंक यू सर आपको। अरे थैंक यू सो मच, आई लव यू यार। तुम सभी लोग बड़े शानदार हो, कमाल के हो, तो तुम लोग सब लोगों को आशीर्वाद है। लेकिन तुमने अगर 2019 में अपने एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो मुझे दुख होगा भाई। मुझे तुम्हारा रिजल्ट 2019 में चाहिए और किसी भी तरीके से चाहिए, कैसे भी चाहिए। ठीक है?
अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और राम अवतार सिंह एग्जाम निकालो, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा बच्चे, आई प्रॉमिस। तुम जहां कहोगे आने के लिए मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। एग्जाम निकालो तुम लोग पहले, ठीक है? उसके बाद मिलना तुम लोग मुझसे। चलो इसी के अगले पार्ट पर अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे। लिखना क्वेश्चन, दिनेश इज taller than Manish but not as tall as Riya। दिनेश मनीष से लंबा है लेकिन रिया जितनी नहीं, लेकिन रिया जितनी नहीं। शुभम इज शॉर्टर देन दिनेश। शुभम दिनेश से छोटा है बट टॉलर देन फरहान, लेकिन फरहान से लंबा है, लेकिन फरहान से लंबा है। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। इन सभी में सबसे छोटा कौन है? इन सभी में सबसे छोटा कौन है? बताओ जी। उत्साह आप लोगों का बहुत ही अच्छा है और आप लोगों ने बहुत बढ़िया बात कही कि सर 2019 कुछ भी हो जाए सर, ठीक है? 2019 में जान लड़ा देना भाई, कुछ भी हो जाए। बताइए सभी लोग, इसमें शॉर्टेस्ट कौन है ये आपको बताना है और बड़े क्रिस्टल क्लियर होगा भाई। सारे टॉपिक बहुत आसानी से आपको समझाते रहेंगे। फोकस्ड रहिएगा क्लास में, चिंता नहीं करना भाई आप लोगों को। अब आ जाइए आप लोग इसके सॉल्यूशन पे। देखो भाई जरा ध्यान से सब लोग, बोर्ड की तरफ देखना भाई सब लोग, है ना? दिनेश इज टॉलर देन मनीष। दिनेश मनीष से लंबा है लेकिन रिया जितना नहीं। यानी दिनेश मनीष से लंबा हो गया लेकिन रिया जितने नहीं। शुभम इज शॉर्टर देन दिनेश। शुभम दिनेश से छोटा है बट टॉलर देन फरहान, लेकिन फरहान से लंबा है। अब देखो भाई ये इंफॉर्मेशन आपके पास थी। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, अगर ये आ जाता तो आप देखिए दिनेश के नाम से पहले रिया का नाम आ रहा है, यानी यहां पर भी दिनेश सबसे आगे है और यहां पर दिनेश से पहले रिया आगे है। यानी क्वेश्चन में अगर टॉलेस्ट आ जाता तो आपका आंसर 100% रिया हो जाता। लेकिन यहां पर आपसे शॉर्टेस्ट पूछा गया है और शॉर्टेस्ट में बच्चों देखो लास्ट में आपके पास दो नाम बच रहा है, मनीष भी आ रहा है और फरहान भी आ रहा है। मनीष और फरहान में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर यहां पर बनेगा आइदर मनीष और फरहान
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन बच्चों। जब आपको क्लियर कट आंसर आपको ना मिले, जब आपके क्वेश्चन में क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो कभी भी ये गलती मत कर लेना, मनीष लिख दो या फरहान लिख दो, ये नहीं करना भाई। यहां पे अगर टॉलेस्ट पूछा जाता तो दिनेश के नाम से पहले रिया है, कंफर्म आंसर है। रिया सबसे आगे आ रही है, रिया विल बी द टॉलेस्ट, रिया सबसे लंबी होगी। लेकिन यहां पे सबसे छोटे की बात की गई है यहां पर, और सबसे छोटे में लास्ट में देखो दो नाम यहां पर आ रहा है, मनीष है और फरहान है, और मनीष फरहान में क्लियर नहीं है, तो आंसर आइदर मनीष और फरहान होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है तो यस सर बोलो। क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में? पक्का बता दो। हाँ, तो मनीष और फरहान ये आपको बताना है। ठीक है, चलो ये पार्ट आप लोगों का आपने देख लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता, राजन, महिमा, लता and Deepti are 5 cousins. अनीता, राजन, महिमा, लता और दीप्ति 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हैं। अनीता is twice as old as महिमा। अनीता महिमा की उम्र की दुगुनी है। अनीता महिमा की उम्र की दुगुनी है। राजन इज हाफ द एज ऑफ राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। राजन महिमा की उम्र का आधा है। राजन महिमा की उम्र का आधा है। अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति। अनीता दीप्ति की उम्र की आधी है। अनीता दीप्ति की उम्र की आधी है। राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। राजन लता के उम्र का दुगुना है। राजन लता के उम्र का दुगुना है। क्वेश्चन है, amongst all who is exactly at the middle
सभी में ठीक बीच में कौन है एंड हु इज सेकेंड इन असेंडिंग ऑर्डर? बढ़ते हुए क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? बढ़ते हुए क्रम में दूसरे वाले स्थान पर कौन है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास जब कभी भी हो रही होती है तो बिल्कुल कनेक्ट रहिए। उस टाइम में अगर आप टेक्स्ट पे बिजी रहेंगे, आई एम रियली सॉरी टू से, सर क्या दुनिया कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा सकता है। आपको जो चीज सर पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पढ़ते जाइए। आप लोग करते क्या, आप अपने सर को आप मत समझाइए कि क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। आप प्लीज इस चीज का आगे ध्यान रखिएगा। आप लोगों को फोकस रहना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर आप लोग पूरा अटेंशन दीजिए। नहीं तो आपको अपनी मर्जी चलानी, तो मार्केट में बड़े सारे बुक हैं पढ़े हुए, आप कोई बुक लेकर पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर कहिएगा मुझसे। सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है ध्यान से। और लाइव क्लास में एक चीज और बता दूं, जिसको कनेक्ट होना है पहले कनेक्ट हो जाया करो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बोर्ड से हट गया फिर दोबारा मैं नहीं बता सकता। आप भी जानते हो पॉसिबल नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन को मैं एक बार, दो बार, तीन बार बताता हूं, इस चीज का भी आप तो ध्यान रखें। आप लोग क्या करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप दूसरी दुनिया में बिजी रहते हैं, आप टेक्स्ट करते रहते हैं, आप टेक्स्ट करते रहते हैं। आपको क्या समझ में आएगा सर ने क्या पढ़ाया आपको? बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, आपके जो लोग भी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस चीज को, अपना नुकसान कीजिएगा। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, उसको अच्छे से सीखिए पहले आप। हां जी, तो इसमें क्या होगा, एक तो क्वेश्चन है एग्जैक्टली एट द मिडल पूछा है कि इनमें से ठीक मध्य में कौन है और बढ़ते हुए क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सब लोग बोर्ड की तरफ देखोगे, और जब मैं बोलूं बोर्ड की तरफ देखने के लिए तो इसका मतलब यही देखना है। फिर आप अपने अगर राइटिंग में बिजी हैं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। फिर आप तो जब मैं एक्सप्लेन करूं तो बोर्ड पर सबको देखना है। जब कभी आपके क्वेश्चन में डबल या हाफ शब्द की चर्चा हो, हिंदी में दुगुना और आधा, इस सब शब्द की चर्चा अगर क्वेश्चन में आ जाए, डबल दिया हुआ है या फिर इसको दूसरी भाषा में ट्वाइस भी कहते हैं, ट्वाइस लिखा हुआ आ जाए, हाफ लिखा हुआ आ जाए, तो यहां पर एक काम करना, एक नंबर सिलेक्ट करना है आपको 32। इस नंबर को सिलेक्ट करने का मतलब होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको 5 स्टेप भी पीछे भेजा जाए तो संख्या को आप बड़े आराम से हाफ करते हुए जा सकते हो, डबल करते हुए आ सकते हो। यह ध्यान रखना है। अब इस 32 का यूज किस तरीके से करना है वो जरा सब लोग देखना। क्वेश्चन है कि अनीता महिमा के उम्र की दुगुनी है। सबसे पहला काम करो, अनीता को यह एज दे दो। अनीता महिमा के उम्र की दुगुनी है, तो अनीता अगर 32 है तो महिमा ऑटोमेटिकली 16 साल की हो जाएगी। देखो भाई, अनीता महिमा के उम्र की दुगुनी हो गई। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। राजन महिमा के उम्र का आधा है, यानी महिमा की उम्र अगर 16 है तो राजन ऑटोमेटिकली 8 ईयर्स का हो गया। राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, राजन 8 साल। आगे क्वेश्चन में है कि अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति। अनीता दीप्ति के उम्र की आधी है, तो अनीता अगर 32 साल की है तो दीप्ति ऑटोमेटिकली 64 की हो जाएगी। अब देखो, अनीता दीप्ति के उम्र की आधी हो गई। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। राजन लता के उम्र का दुगुना है, यानी राजन अगर 8 ईयर का है तो लता 4 साल की होगी। आपका सीक्वेंस बन गया भाई। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए,
आप क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन है अमंगस्ट ऑल हु इज एग्जैक्टली एट द मिडल। बोलो भाई मिडल में कौन आ रहा है? महिमा आ गई। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े को कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। तो छोटे से बड़े के क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? आपका आंसर बनेगा राजन, और यही आपका राइट आंसर। तो महिमा और राजन। नीलेश का आंसर आया था, अमन तुम्हारा गलत हो गया था, प्रमोद तुम्हारा गलत हो गया। प्रमोद ने अनीता का, अरे क्या कर दिया तुमने? डिसेंडिंग ऑर्डर तुमने बता दिया। ये डिसेंडिंग है। बड़े से छोटे की तरफ जब जाते हैं तो उसको डिसेंडिंग कहा जाता है, छोटे से बड़े की तरफ जब आते हैं तो असेंडिंग होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट तुम लोगों ने अनीता लिख दिया है। एक्चुअली तुम लोगों ने सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट निकाला था, लेकिन आंसर मार्क करने में तुमसे गलती हो गई। तो महिमा इसका आंसर है और राजन इसका आंसर है। क्लियर है? तो यस सर बोलो। नोट कर लेना सब लोग। क्लियर है? तो यस सर भी बोलना है। और क्लियर है? मैं समझ गया था प्रमोद, सीक्वेंस सही बनाया है, बस आंसर निकालने में गलत कर दिया था। तो यहां पे इसको भी नोट कर लेना बच्चों, ये भी याद रखना है ना? जब कभी भी डबल और हाफ वाला केस होगा तो इस तरीके से बना, नंबर को यूज करोगे ना तो तुम्हें डबल हाफ करना बड़ा आसान हो जाएगा और चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। क्लियर हो गया ना? मजा आया ना? आएगा मजा, भाई तो कह रहा हूं। तुम लोग पता है क्या कर, तुम लोग बिजी रहते, तुम लोग बिजी मत रहो ना। सर जब बोले देखने के लिए बोर्ड की तरफ देखो, है ना? सर की बोर्ड की तरफ देखना है, सर क्या बता रहे हैं वहां पे, माइंड में फीड करा रहे हैं सर। यार ये क्वेश्चन दूसरी बार इस तरह का दिखेगा तुम्हें ना, ऐसे आंसर तुम लोग बताओगे, है ना? तो ये ध्यान रखना है। अगले पार्ट पर आए, बोलो। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करें। नोट कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़ें। पढ़ने वाला एग्जाम निकालेगा भाई, ये पक्की बात है। जो लोग पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना होना तो फिर तुम कहना मुझसे, 100% एग्जाम क्लियर करवाऊंगा तुम्हारा। भरोसा रखना सर के ऊपर, पूरे के पूरे नंबर दिलवाऊंगा, एक नंबर कटने नहीं दूंगा तुम्हारे रीजनिंग में, चाहे क्वेश्चन कोई कहीं से बना ले। ये वादा है तुमसे, भरोसा रखना बस सर के ऊपर। भरोसा किसी वजह से नहीं टूटना चाहिए आपका। बाकी चीजें आपको पता चल जाएगी जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, सर ने आपको कहां से लाकर पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था। एग्जाम से निकल के सबसे पहले तुम्हारा टेक्स्ट मेरे लिए आएगा, सर रीजनिंग में मजा आ गया, सर जो पढ़ाया वही आया। और लाइव क्लास है, ओपनली चैलेंज है ये भाई। पेपर कोई कहीं से सेट कर दे, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे, जो भी क्वेश्चन होगा तुम्हारे नोटबुक में होगा, चाहे इंडिया का पेपर सेट करने वाला कहीं से आ जाए भाई, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना वो तुम्हारे नोटबुक में 100% रहेगा। ये बस ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है? चलो अगले पार्ट पर आते हैं, अगला प्रकार देखते हैं। लिखना क्वेश्चन, 7 persons PQRST U and W reach office in a
पर्टिकुलर सीक्वेंस। 7 व्यक्ति PQRST U और W अलग अलग समय पर कार्यालय पहुंचते हैं। अलग अलग समय पर कार्यालय पहुंचते हैं। U reaches immediately before P। U P के ठीक पहले पहुंचता है। U P के ठीक पहले पहुंचता है, बट डज नॉट immediately follow S। लेकिन S के ठीक बाद नहीं है। UP के ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन S के ठीक बाद नहीं है। S के ठीक बाद नहीं है। R is last one to reach office। R कार्यालय अंत में पहुंचता है। R कार्यालय अंत में पहुंचता है। T comes immediately आफ्टर P। TP के ठीक बाद आता है। TP के ठीक बाद आता है। NW comes immediately after T। और W T के ठीक बाद आता है। और W T के ठीक बाद आता है। 2 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। हु रीचेस ऑफिस फर्स्ट। कार्यालय सबसे पहले कौन पहुंचता है? कार्यालय सबसे पहले कौन पहुंचता है? और दूसरा क्वेश्चन है चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर कौन है? पहले एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार आपका आंसर आना चाहिए। राम अवतार सिंह का आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, देखते हैं आपने सही किया या गलत किया है, ये देखेंगे अभी। सब लोग आंसर भेजिए, सबका आंसर आना चाहिए।
आंसर भेजते जाइए। देखो अभी जब आंसर भेजना है तो आप लोग भेज नहीं रहे हो आंसर। अभी आंसर करना है आप लोगों को। चलिए, देख लिया मैंने, जिन लोगों को आंसर भेजना था भेज दिया। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का तरीका बताता हूं, करेक्ट आंसर बताता हूं कि इसका आंसर करेक्ट क्या था। सब लोग देखिएगा भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि यू पी के ठीक पहले पहुंचता है। यू पी के ठीक पहले पहुंचता है। लेकिन एस के ठीक बाद नहीं है, यानी यू जो है वो एस के ठीक बाद नहीं है। ये आ गया सीक्वेंस। आगे क्वेश्चन में है कि आर अंत में पहुंचता है, तो आर को बिल्कुल आपने लास्ट में कर दिया। आगे क्वेश्चन में है कि टी कम्स इमीडिएटली आफ्टर पी। टी पी के ठीक बाद आता है और डब्ल्यू टी के ठीक बाद आता है। डब्ल्यू टी के ठीक बाद आता है। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान दो भाई। 7 लोगों में 5 लोगों को आप लोगों ने अरेंज कर दिया है। यू से ठीक पहले एस नहीं आ सकता, यानी एक नाम बच गया। क्यों? और फिर उसके बाद एक नाम बच गया एस। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बनेगा एस क्यू यू पी टी डब्ल्यू आर बनेगा। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले ऑफिस कौन आता है, तो आंसर एस बन जाएगा। एंड हु रैंक्स 4th, आपका आंसर पी बन जाएगा। यानी एस और पी यहां पर राइट आंसर थे। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर निकाला है। सो एस पी विल बी द राइट आंसर। एक चीज आपको बता दूं, ये चीज सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लें कि ये एस किसी भी सूरत में यू के बाद नहीं जा सकता है। क्योंकि देखो इंग्लिश में एक शब्द है फॉलो, हमेशा ध्यान रखना, ये जिसके लिए प्रयोग किया जाए वो हमेशा आगे रहेगा। जैसे वी आर द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी,
हम लोग गांधी जी के फॉलोअर हैं, तो आगे गांधी जी, हम उनके पीछे। यू आर फॉलोअर ऑफ मी, मैं आगे आप मेरे पीछे। तो फॉलो शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होगा वो किसी भी सूरत में बाद में नहीं जाएगा। यानी आपके माइंड में ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि ये एस की पॉसिबिलिटी यू के बाद किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। यहां पर एस जब कभी भी आएगा तो यू से पहले आएगा, लेकिन यू के ठीक पहले नहीं था, इसलिए यू के ठीक पहले हमने क्यों को रखा है और क्यों के ठीक पहले एस को रखा है। क्लियर है? तो सब लोग यस सर बोलो। You are in Andaman and Nicobar Islands. What are you doing there? You went there for eating seafood? चलिए, यहां तक सब लोगों का बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक बार क्वेश्चन का तरीका पहले सीख लो तुम लोग, उसके बाद जब तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिखेगा ना, तुम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे। ये ध्यान रखना भाई, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको सीखिएगा सभी लोग। देयर आर 6 people, P, Q, R, S, T and U, each having different weight। 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U छह व्यक्ति P, Q, R, S, T, U हैं जो अलग अलग वजन के हैं, जो अलग अलग वजन के हैं। P is heavier than U, P is heavier than U but lighter than Q। P U से भारी है, P U से भारी है लेकिन Q से हल्का है, लेकिन Q से हल्का है। T is heavier than R but lighter than P। T R से भारी है, T R से भारी है लेकिन P से हल्का है, लेकिन P से हल्का है। Q is lighter than S।
क्यों एस से हल्का है? क्यों एस से हल्का है? आर इज नॉट द लाइटेस्ट। आर सबसे हल्का नहीं है। आर सबसे हल्का नहीं है। द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन, द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन वे 52 kg। दूसरे हल्के व्यक्ति का वजन 52 किलोग्राम है। दूसरे हल्के व्यक्ति का वजन 52 किलोग्राम है। द थर्ड हेवीएस्ट पर्सन वे 64 kg। तीसरे भारी व्यक्ति का वजन 64 किलोग्राम है। तीसरे भारी व्यक्ति का वजन 64 किलोग्राम है। दो क्वेश्चन यहां पर है। फर्स्ट है विच में बी वेट 58 kg। किसका वजन 58 किलोग्राम हो सकता है? ऑप्शन में है पी क्यू टी आर। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी आर हेवियर देन आर। आर से भारी कितने लोग हैं? एंड विच में द वेट ऑफ क्यू, क्यू का वजन इनमें से क्या हो सकता है? 62, 66, 60 एंड 58। इनमें क्यू का वजन क्या हो सकता है? 62 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 58 किलोग्राम। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ट्राई कीजिए। हाँ जी, अमन कह रहे हैं सर मैं अपने मामा जी के साथ रहता हूं, यहां वो इंडियन नेवी में जॉब करते हैं। ओके, वेरी नाइस। आप भी पढ़ाई कीजिए और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में आइए आप भी। तो एक बार आप लोग सीक्वेंस अरेंज करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब तक ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाना चाहिए। ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन में करना है। जो सबसे हैवी है उसको आगे रखना है, उसके बाद वाले को उसके बाद, उसके बाद वाले को उसके बाद, सीक्वेंस बना लेना है भाई, और तीनों क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। फास्ट।
अभी तक किसी का आंसर मुझे नहीं मिला है। आई होप कि आप लोग सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। यदि ना बने तो आप लोग लिखिएगा सर प्लीज एक्सप्लेन, फिर मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे अगर आंसर ना बने तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको बस लिख देना है सर प्लीज एक्सप्लेन सर, मैं आपको फिर बताऊंगा। जल्दी कीजिए लेकिन। चलो भाई, आंसर अब हम लोग देखते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई किया है, बाकी सभी लोग अब क्वेश्चन को देखिएगा। यहां सब लोगों की निगाह होनी चाहिए, सब लोग यहां पर देखोगे। P इज हेवियर देन U, P U से हैवी है, बट लाइटर देन Q, Q से हल्का है। अब देखो भाई, P U से भारी आपको दिख रहा है और Q से हल्का आपको दिख रहा है। आगे दिया हुआ है कि T R से भारी है, T R से भारी है लेकिन P से हल्का है, P से हल्का है। तो ये वाला सीक्वेंस आ गया। आगे क्वेश्चन में है कि Q इज लाइटर देन S, यानी Q S से हल्का है। Q अगर यहां है तो उससे पहले S आ जाएगा, क्योंकि Q S से हल्का है तो S पहले आ गया। आगे क्वेश्चन में है कि R इज नॉट द लाइटेस्ट। अब देखो भाई, यहां पर यदि यहां पर क्वेश्चन में हेवीएस्ट पूछा जाता तो P के नाम से पहले Q है और Q के नाम से पहले S है, यहां पर S हेवीएस्ट हो जाता। लेकिन यहां पर U और R लास्ट में आ रहा है लाइटेस्ट में, और लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है कि R लाइटेस्ट नहीं है। तो R लाइटेस्ट नहीं है तो लाइटेस्ट कौन बच जाएगा? फिर U बन जाएगा, क्योंकि अंतिम नाम R और U का आ रहा था, और R अगर लाइटेस्ट नहीं है तो फिर U यहां पे लाइटेस्ट हो जाएगा। अब P के बाद यहां पर कौन था? T था, तो आप यहां पे T ले लोगे। R लाइटेस्ट नहीं है तो T के बाद यहां पे R है, तो आप यहां पे R ले लोगे। और R लाइटेस्ट नहीं है तो एक नाम कौन सा बच गया? U बच जाता है। ये वाला सीक्वेंस आपके लिए बनता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया कि द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन वेट 52 kg, दूसरे हल्के व्यक्ति का वजन 52 किलोग्राम है और तीसरे भारी व्यक्ति का वजन 64 किलोग्राम है। तीसरे भारी व्यक्ति का वजन 64 किलोग्राम है, दूसरे हल्के व्यक्ति का वजन 52 किलोग्राम है।
अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। विच मे बी द वेट 58 kg। आप देखो भाई, 58 जब भी आएगा 64 और 52 के बीच में आएगा, और 64 और 52 के बीच में टी नाम आ रहा है, यानी टी का वेट 58 किलोग्राम हो सकता है। सो इसका आंसर आपने टी निकाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि हाउ मेनी आर हेवियर देन आर। आर से कितने लोग भारी हैं? आर से 1 2 3 4 लोग भारी होंगे, यानी सेकंड का आंसर 4 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि क्यों का वजन इसमें क्या हो सकता है। देखो भाई, पी का वजन 64 किलोग्राम है, तो बहुत साफ सी बात है कि 64 से ज्यादा ही क्यों का वजन होगा। और आप अपने ऑप्शन में देखिए, 62 कैंसिल हो जाएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा, 58 कैंसिल हो जाएगा। जब भी संख्या आएगी तो 64 से ज्यादा आएगी, और 64 से ज्यादा एक ही संख्या आपको दिखाई दे रहा है, वो है 66। ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, और यही आपके राइट आंसर है। तो क्लियर है? तो यस सर बोलो। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया था, आई नो वेरी वेल, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन बन गया था, बट दिस इज द राइट सीक्वेंस। जिसको नहीं आया है वो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है? तो यस सर आप लोग बोलिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई होप यहां तक आप लोगों का ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। प्लीज से यस। और अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, इसके आगे की बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं।
सो वेलकम बैक वंस अगेन। अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को अभी तक जो बताया है उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिएगा। वो पार्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। सब लोग तैयार हैं? सो 5 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू और इसके आंसर आप लोग निकालिए पहले, फिर देखते हैं। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ लिखते जाइएगा। A is 11 from the top। A का स्थान ऊपर से 11, B is 17 from the bottom। B का स्थान नीचे से 17, while C is exactly midway between A and B। जबकि C A और B के ठीक बीच में है। जबकि C A और B के ठीक बीच में है। If there are 49 students in the line, यदि पंक्ति में कुल 49 बच्चे हैं, how many are in between A and C? तो A और C के बीच कुल कितने लोग हैं? A और C के बीच कुल कितने लोग हैं? In a line, Rajan is 13 from the left, Suraj is 21 from the right। एक पंक्ति में राजन बाएं से 13वें स्थान पर, सूरज दाएं से 21वें स्थान पर है। When Rajan and Suraj exchange their position, जब ये अपना स्थान बदलते हैं, Rajan becomes 20 from the left। जब ये अपना स्थान बदलते हैं, राजन बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। What is the total strength of the line? पंक्ति की कुल क्षमता क्या है? पंक्ति की कुल क्षमता क्या है? When Priya is shifted 5 places to the right, she becomes
13 फ्रॉम द लेफ्ट। जब प्रिया को 5 स्थान दाएं शिफ्ट किया जाता है, जब प्रिया को 5 स्थान दाएं शिफ्ट किया जाता है, तो वो बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द लाइन। यदि पंक्ति में 30 विद्यार्थी हैं, व्हाट इज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो उसका पहले वाला स्थान दाएं से क्या है, उसका पहले वाला स्थान दाएं से क्या है? आई एम लास्ट इन द क्यू। मेरा स्थान पंक्ति में अंतिम है। मेरा स्थान पंक्ति में अंतिम है। माई फ्रेंड इज 7 फ्रॉम द स्टार्ट। मेरे दोस्त का स्थान प्रारंभ से 7वां है। मेरे दोस्त का स्थान प्रारंभ से 7वां है। अ पर्सन हु इज, अ पर्सन हु इज एग्जैक्टली midway between me and my friend is 23rd from the start। एक व्यक्ति जो मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में है। एक व्यक्ति जो मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में है, प्रारंभ से 23वें स्थान पर है। प्रारंभ से 23वें स्थान पर है। व्हाट इज माई पोजीशन इन द क्यू। पंक्ति में मेरा स्थान क्या है? पंक्ति में मेरा स्थान क्या है? इस चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे।
अब तो आंसर पूछना पड़ेगा आपसे। चलो भाई, सब लोग अब देखते जाना क्वेश्चन को और आंसर कॉपी करना। नहीं बना है कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें 11 और 17 को प्लस कर लोगे, 28 आ गया। तो 28 में 49 से माइनस कर लोगे, 21 आ गया। अब 21 जब आ गया तो ये ए और बी के बीच में आया है भाई। 21 ए और बी के बीच में आया है, और ए और बी के बीच में जब हम संख्या को बांटेंगे तो ए और सी के बीच में 10 होंगे, बी और सी के बीच में 10 होंगे। 10 और 10 20 हो गया। ए का स्थान सी का होगा, यानी टोटल 21 आ गए। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो 10 बनेगा। 10 आपका राइट आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बना लिया है, ए और बी के बीच में 21 है भाई, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच में 21 आएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन देख लो, ए की पोजीशन टॉप से 11 और बी की पोजीशन बॉटम से 17। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में आपको निकालना है। तो ए और बी के बीच के लिए आप क्या करते हो, 11 और 17 को प्लस करते हो और जो आंसर आता है उसको टोटल के साथ माइनस कर देते हो। तो 49 में 28 माइनस करोगे तो 21। ये 21 जो आपने निकाला ए और बी के बीच में निकाला। अब क्वेश्चन में है कि सी ए और बी के ठीक बीच में आ जाता है। सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है। तो इस 21 संख्या को ए और बी के बीच में बांट दो। तो 10 यहां पर, 10 यहां पर, यानी ए और सी के बीच में 10 लोग होंगे, बी और सी के बीच में 10 लोग होंगे, ए का स्थान सी का होगा। 10 11 और 10 21 हो जाएगा, यानी ए और सी के बीच में 10 बनेंगे और ये आपका आंसर होगा। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों ने सही बनाया? प्रैक्टिस भी कराऊंगा भाई। भागोगे और बचोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ना तो भागना है ना बचना है, लड़ना है भाई क्वेश्चन से। ये भी चीज बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा कभी कि सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बस आप पढ़ते जा रहे हो कि आपको कुछ याद भी रह रहा है। तो ये है यहां पे इसका आंसर। आज सरप्राइज ले लिया तुम लोगों से कि देखे तुम लोगों का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन है। आपको बताया था मैंने, जिस पर्सन के बारे में डबल इंफॉर्मेशन हो उसके दूसरे वाले नंबर को पिक कर लेना है। जिसके बारे में सिंगल इंफॉर्मेशन हो उस नंबर को पिक कर लेना है। दोनों को ऐड करके जो आंसर आए उसमें -1 कर देना है। यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर 40 होगा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बताया है। 40 इज द राइट आंसर। तो 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में कहा गया कि जब प्रिया को, ध्यान देना सब लोग, जब प्रिया को 5 स्थान दाएं शिफ्ट किया जाता है, जब प्रिया को 5 स्थान दाएं शिफ्ट किया जाता है तो प्रिया बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। अब यह बिल्कुल करेक्ट बात थी कि जब प्रिया 13 पे है तो पहले प्रिया का स्थान 8 रहा होगा, तभी 8 में 5 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी 8 9 10 11 12 13। देखो पहले 8 पे रही होगी, तभी 5 प्लेस आगे शिफ्ट किया तो 13वें पोजीशन पर आ गई। अब यहां पर 13 आ गया भाई। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द अर्लियर पोजीशन ऑफ प्रिया फ्रॉम द राइट। प्रिया का राइट से कौन सी पोजीशन है। अब जरा क्वेश्चन को देखो भाई। टोटल इसमें 30 है। आपको लिखवाया है मैंने कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में टोटल दिया गया हो, दिए गए संख्या को सबसे पहले माइनस कर लेना है और जो आंसर आए
उसमें +1 कर देना है। 23 यहां पर राइट आंसर होगा और ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मेरा स्थान पंक्ति में बिल्कुल लास्ट है। देखो भाई, मेरा स्थान पंक्ति में बिल्कुल लास्ट है, ये थर्ड का आंसर था। मेरे दोस्त का स्थान स्टार्टिंग से 7वां है। दोस्त का 7वां हो गया भाई। एक आदमी, देखो भाई यही आदमी है जो मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में है, स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन 23 है। अब 23 का मतलब स्टूडेंट यहां पर होगा कि 7 और 23 के बीच में जो संख्या आएगी वो 15 आएगी, क्योंकि 15 और 7 22 हो गया। 23वां इस व्यक्ति का स्थान है, तो इन दोनों के बीच में 15 होंगे। तो जब इन दोनों के बीच में 15 हो गए तो इन दोनों के बीच में भी 15 ही होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मिड में वो आदमी है। अब इसको आप ऐड कर लो। सबसे पहले ये 7 ले लो, फिर ये 15 ले लो, एक स्थान इस व्यक्ति का ले लो, फिर ये 15 ले लो और एक स्थान अपना ले लो। इसको ऐड कर लो, जो आंसर आप निकालोगे वो 100% राइट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 39 बनेगा और 39 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर चौथे क्वेश्चन का आंसर ये था। नीलेश, तुमने सही बताया आंसर, 39 तुमने बताया था, आ गया तुम्हारा आंसर, मैं देख सकता हूं। तो ये है आपके करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहां तक बताओ सब लोग। अब आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट पर आना है, तो जल्दी से बता दो सब लोग। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया? क्वेश्चन का आंसर अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो आगे से फिर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, क्वेश्चन फिर नहीं दूंगा मैं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे नहीं देना चाहिए था, जबकि मैं आप लोगों को चेक करना चाह रहा था। तो आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए अगर बैठे हैं तो फिर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको, है ना? आप लोग क्वेश्चन नहीं बताना चाहते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं बताऊंगा आपको, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन आगे कराता जाऊंगा। तो जैसे ही आपकी मर्जी होगी आप लोग बता दीजिएगा मुझे। बीच बीच में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट रहता है कि सर ने जो बताया वो आपको आया कि नहीं आया। लेकिन अगर नहीं बताएंगे आंसर तो फिर सर क्या करेंगे, सीधा आपको पढ़ाएंगे फिर। ठीक है? चलो जी, अब जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब आप लोग अपने एग्जाम के क्वेश्चन को उठाइएगा और अब बनाइएगा क्वेश्चन आप लोग। अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको रैंकिंग से जितना करना था आपके एग्जामिनेशन के लिए, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है। इसको अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो रैंकिंग हमारा फिनिश हुआ। रैंकिंग में इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितना पार्ट कराया है इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब एक बच्चे ने लिखा था मुझे, काउंटिंग फिगर करोगे या ब्लड रिलेशन करोगे? ये बताओ, काउंटिंग फिगर करना है या फिर ब्लड रिलेशन करना है? जल्दी बता दीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप कहेंगे वो शुरू कर दूंगा मैं। बोलो, जल्दी बोलो। बीच में क्वेश्चन जरूरी है बच्चे, लेकिन पता है क्या, गायब हो जाते हैं सब लोग यार, फिर मज़ा नहीं आता ना। सर को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आए ना,
है ना? सर को भी इंटरेस्ट आना चाहिए। लाइव क्लास में यही तो होता है कि अगर आपका इंटरेक्शन सर के साथ है तो सर को भी फील नहीं होगा, आपको भी फील नहीं होगा। ये चीज है। जल्दी जल्दी भेजो मुझे। 2 लोगों का आया है काउंटिंग फिगर के लिए, 1 का आया है ब्लड रिलेशन के लिए। 2 लोगों का आ गया ब्लड रिलेशन के लिए, 2 लोगों का आ गया काउंटिंग फिगर के लिए। जल्दी से बोलो जिनको जो टॉपिक पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। राम अवतार वहां चेक करो भाई, कोई नहीं लिख रहा है, सबने, आपका सिर्फ आला कि वॉइस नहीं आ रही है। आप चेक करो अपना सिस्टम। 3 लोगों का आ गया काउंटिंग फिगर। चार लोगों का, 3-4 लोगों का ब्लड रिलेशन। तुम लोग चाहते क्या हो ये बताओ? वोटिंग हो रही है यहां पे? चलो ब्लड रिलेशन बढ़ा देते हैं भाई। एक ने तो लिख दिया था काउंटिंग रिलेशन लिखने की जगह पे, काउंटिंग फिगर की जगह पे काउंटिंग फिलेशन लिख दिया उसने, यानी आधा काउंटिंग का ले लिया, आधा ब्लड रिलेशन का ले लिया उसने। ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था जो भी था। चलो भाई ब्लड रिलेशन अब देखो जरा। और ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें आप लोगों को सीखनी है भाई। पिता, पैटर्नल, पैतृक, मां, मैटरनल, मातृक। तो जो रिलेशन फादर के साइड से आते हैं उसको पैटर्नल कहा जाता है, हिंदी में पैतृक कहते हैं। और जो रिलेशन मदर के साथ आता है, मैटरनल, हिंदी में मातृक कहते हैं। अब यहां पर पिता के पिता, पिता के पिता को ग्रैंडफादर या हिंदी में, सॉरी, या दूसरा नाम पैटर्नल ग्रैंडफादर भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, हिंदी में दादाजी। सेकेंड यहां पे फादर्स मदर, ग्रैंड मदर या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर, हिंदी में दादी। फादर्स ब्रदर, पिता के भाई, अंकल, चाचा या ताऊ, दोनों के लिए। एन पिता की बहन, पैटर्नल आंट, हिंदी में बुआ। यानी ये 4। राजेश आपका यहां पे ध्यान नहीं है सर, पीडीएफ कब मिलेगा? क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? टॉपिक पढ़ो ना पहले, बीच में फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर ये समझा दीजिए। या तो पहले पूछ लिया करो, जब बातचीत हो उस टाइम पूछ लिया करो।
या फिर जब क्लास चल रही हो ना, या फिर बाद में पूछा करो, बीच बीच में ऐसे ऐसे मैसेज लिखोगे खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये 4 रिलेशन पिता के साइड के हो गए भाई। इसी तरीके से मदर के साइड के रिलेशन, मदर्स फादर, मां के पिता मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, यानी हिंदी में नाना। मम्मी की मम्मी यानी मैटरनल ग्रैंडमदर, हिंदी में नानी। मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई, मैटरनल अंकल, हिंदी में मामा। एंड मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन, मैटरनल आंट यानी कि मौसी। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पिता के साइड और मां के साइड से निकल कर आते हैं। ये आप में से सब लोगों को आता है, लेकिन यहां पर कुछ समझाना है आपको, इस वजह से ये बताया आपको लिखकर कि जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ ग्रैंडफादर शब्द का प्रयोग आए तो ये ग्रैंडफादर हमेशा दादाजी के लिए इस्तेमाल होगा। जब आपके क्वेश्चन में मैटरनल ग्रैंडफादर शब्द का प्रयोग आ जाए, यानी ग्रैंडफादर शब्द के साथ जब तक मैटरनल शब्द का प्रयोग नहीं होगा तब तक क्वेश्चन में नाना जी के लिए शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। मीनिंग इज वेरी क्लियर कि ग्रैंडफादर है तो पिता के पिता को कनेक्ट करना है, यानी दादाजी को कनेक्ट करना है। और जब क्वेश्चन में मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा हुआ है तब समझना है कि मम्मी के पिता की बात हो रही है, यानी नाना की बात हो रही है। तो समझ लो, ग्रैंडफादर है तो पिता के पिता, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं तो मम्मी के पिता। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में सिर्फ अंकल शब्द का प्रयोग दिया हुआ है, देखो भाई बोलने में हम लोग मामा को भी अंकल बोल देते हैं, लेकिन रिटन में ये चीजें बड़ी जरूरी है बच्चे कि अंकल शब्द का प्रयोग अगर क्वेश्चन में आ जाए तो अंकल हमेशा पिता के भाई के लिए इस्तेमाल होगा। अंकल हमेशा पिता के भाई के लिए होगा। जब तक आपके क्वेश्चन में अंकल शब्द के साथ मैटरनल का प्रयोग नहीं आएगा तब तक मम्मी के भाई का संबोधन नहीं हो सकता है। मीनिंग इज क्लियर कि मदर्स ब्रदर के लिए यू विल हैव टू यूज मैटरनल अंकल। क्लियर है सब लोगों का? तो सिर्फ अंकल आए तो चाचा और ताऊ, और जब आपके क्वेश्चन में मैटरनल अंकल आ जाए तो मामा। यहां तक क्लियर है? तो यस सर बोलो सब लोग। जल्दी बताओ सब लोग, क्लियर है यहां तक? आज पढ़ा रहा हूं भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्लियर है सब लोगों का? चलो जी, आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाओ आप लोग इसके अगले प्रकार पर, यानी इससे आगे की बात अब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे भाई। देखो भाई, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह के शब्द भी दिखेंगे, साला, जीजा, देवर, जेठ, साड़ू भाई। कभी कभी ये शब्द भी आपके क्वेश्चन में आएंगे, तो ध्यान रखना हिंदी में इन सभी शब्दों के लिए अलग अलग नाम है, लेकिन इनके लिए इंग्लिश में एक कॉमन नाम है और वो नाम है ब्रदर इन लॉ। तो चाहे साला हो, जीजा हो, देवर हो, जेठ हो या साड़ू हो, इन सभी के लिए इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का प्रयोग होगा। अब ये क्यों बताया मैंने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, हिंदी में भी ऐसे लिख दिया जाएगा, ब्रदर इन लॉ। यानी अगर आपको मीनिंग मालूम नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है। तो मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए कि इस शब्द का मीनिंग यहां पर यह है। इसी प्रकार से फीमेल जेंडर की अगर बात करें, साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज, भाई बहुत लोग इसको सरहज भी बोलते हैं। अब इन सभी शब्दों के लिए हिंदी में अलग अलग नाम, सबका हिंदी में अलग नाम, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा सिस्टर इन लॉ। तो क्वेश्चन में सिर्फ सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ आ जाए तो आपको कनेक्ट कर लेना है कि इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन को फिर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो ये टर्म्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहां पे साढ़ू के बारे में बता दें, कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो इसके लिए लिख लीजिएगा, साली के पति को साड़ू कहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ लोग अपने माइंड में सोच रहे थे कि यार साड़ू का मीनिंग सर एक बार बता दो, बाकी सब तो मैंने सुना है लेकिन साड़ू का शब्द नहीं पता है। तो दो सिस्टर के हस्बैंड आपस में साड़ू कहलाते हैं। याद रखिएगा, चाहे वो रियल सिस्टर हो, कजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दो सिस्टर के हस्बैंड आपस में साड़ू कहलाएंगे, ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से सलहज और सरहज ये कहते हैं साले की पत्नी को। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे वाइफ के ब्रदर के जो हस्बैंड होंगे, सॉरी तुम्हारे वाइफ के ब्रदर की जो वाइफ होगी वो तुम्हारे सरहज कहलाएगी। तो पहले एसएससी का एग्जाम तो निकालो, शादी तो बाद में करना, शादी करोगे तभी तो सरहज भी बनेगी। पहले शादी तो हो जाए, और शादी होने के लिए क्या करना है, एग्जाम को क्लियर करना है ना, पहले एग्जाम क्लियर हो जाए फिर शादी वादी के बारे में तुम लोग सोचोगे। तो साले की पत्नी को सरहज कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पर ये आप लोग माइंड में रखिएगा। इसी तरीके से भाई का बेटा, बहन का बेटा, भतीजा, भांजा, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए नेफ्यू शब्द। यानी याद रखिएगा, चाहे भतीजा हो या भांजा हो, दोनों के लिए आप लोगों को याद रखना है इंग्लिश में नेफ्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से भाई की बेटी, बहन की बेटी, भतीजी, भांजी, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए
नीस शब्द का प्रयोग है। तो यहां पर चाहे भतीजी आ जाए या भांजी आ जाए, आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर नीस आएगा और नीस शब्द का प्रयोग हम वहां क्वेश्चन में करेंगे। इसी तरीके से बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, पोता, नाती, लेकिन दोनों के लिए इंग्लिश में ग्रैंडसन शब्द का प्रयोग होगा। ग्रैंडसन शब्द का प्रयोग होगा। और इसी तरीके से आगे बेटे की बेटी, बेटी की बेटी, पोती, नातिन, दोनों के लिए ग्रैंड डॉटर शब्द का प्रयोग होगा। यानी यहां पर मैटरनल और पैटर्नल शब्द का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। यहां पर हम क्वेश्चन में ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर का प्रयोग करेंगे। ग्रैंडसन चाहे पोता आ जाए या नाती आ जाए, दोनों के लिए ग्रैंडसन का प्रयोग होगा। चाहे पोती आ जाए या नातिन हो जाए, उसके लिए ग्रैंड डॉटर का प्रयोग होगा। इसी तरीके से आगे बेटी का पति, याद रखना है दामाद कहलाएगा, सन इन लॉ इंग्लिश में कहेंगे, और बेटे की पत्नी बहू कहलाएगी। यानी यहां पे डॉटर इन लॉ का प्रयोग हो जाएगा। यानी दामाद के लिए सन इन लॉ का प्रयोग करना है और बहू के लिए डॉटर इन लॉ शब्द का प्रयोग करना है। तो देखो, आज हम लोगों ने सारे रिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस टर्म्स का प्रयोग हमारे क्वेश्चन में आगे दिखेगा। तो ये पार्ट अगर क्लियर होगा तभी हम आगे के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आज मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको शुरू कर दिया है। अगली क्लास में, यानी मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में, हम लोग ब्लड रिलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। डोंट मिस योर क्लास टुमारो। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो एसएससी और एनटीपीसी का एग्जाम रिसेंटली देने वाले हैं। उनके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये टर्म्स आप लोग एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। होपफुली आज मैंने जो आप लोग को पढ़ाया है वो पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम विद यू। गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोगों को आशीर्वाद है, आप लोग जीवन में सफल हों। सो थैंक यू सो मच।